नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में अचानक ही कई हलचल बहुत तेजी से होने लग गई है। इस देश के उद्योग जगत में भी अचानक से बहुत बड़ी हलचलें एक के बाद एक होने लगी है। और इस देश की राजनीति आप चाहे जिस राज्य का भी जिक्र कर लीजिए, मैं सिर्फ चुनावी राज्यों का जिक्र नहीं बल्कि इस देश के जिस राज्य का भी जिक्र कर लीजिए, उस राज्य में राजनीतिक हलचल इतनी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देश के दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस तरह से एक दूसरे राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं पर व्यक्तिगत हमले, तल्ख टिप्पणियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, सख्त शब्दों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है, उससे ये आभास हो रहा है कि क्या इस देश के दो बड़े राजनीतिक दल एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये लड़ाई सिर्फ चुनावी राज्यों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये लड़ाई इससे कहीं आगे निकलकर सामने जा रही है, जाती हुई नजर आ रही है। इस बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट से जुड़ी ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दो चार लोगों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नेता मैदान में उतर चुके हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, बड़े बड़े रोड शो किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको पूरा चुनावी कार्यक्रम बता दूं तो असम में, केरल में और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। और जबकि अगर आगे मैं थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण राज्यों की बात करूं तो उसमें पश्चिम बंगाल, उसमें 2 चरण में मतदान होना है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वहां वोटिंग होनी है और नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी। 4 मई के बाद निश्चित तौर पर देश की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी। इन 5 राज्यों के जो चुनावी जीत हार का असर निश्चित तौर पर इस देश की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन में शामिल, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल महत्वपूर्ण नेता, बड़े दल के नेता तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का शासन है। वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में शामिल एक और बड़े क्षेत्रीय दल के नेता डीएमके के एमके स्टालिन का शासन है। केरल में लेफ्ट फ्रंट का शासन है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। और चौथा महत्वपूर्ण राज्य असम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो तीन अहम राज्यों की अगर, जैसे मैंने आपको बता दिया, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों जीतना, इन तीनों में सरकार को रिपीट करना विपक्षी राजनीतिक दल, विपक्षी गठबंधन के लिहाज से बहुत जरूरी है। केरल का मामला दिलचस्प है क्योंकि वहां जो मुख्य मुकाबले में है वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो लेफ्ट फ्रंट को हटाकर सरकार में आना चाहती है। तो वहां लेफ्ट फ्रंट जीते या कांग्रेस वाला फ्रंट जीते, मजबूत इंडिया गठबंधन होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी समझ रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पहली कोशिश है कि असम का किला किसी भी तरह से बचाकर रखा जाए। 2016 में जीते, 2021 में जीते और 2026 में लगातार तीसरी बार असम में विधानसभा का चुनाव जीता जाए। पुडुचेरी में एनडीए सरकार की वापसी हो, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ मिलकर डीएमके को हराए और केरल में पार्टी का जनाधार कुछ हद तक, थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ा पाने में कामयाबी हासिल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये बीजेपी की अपनी बड़ी जीत है। लेकिन इन चुनावी सरगर्मी के बीच अचानक एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं होने लगी, जिस तरह से सदन के अंदर इस देश से नक्सलवाद खत्म हो जाने की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर निशाना साधा, कांग्रेस के आला नेताओं पर निशाना साधा, उससे ये सीधे सीधे समझ में आने लगा कि सरकार अब गांधी परिवार से दो हाथ करने को तैयार है।
उसके बाद माहौल कितनी तेजी से बदला। राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी मित्र गौतम अडानी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी आमतौर पर बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी की जबरदस्त तारीफ करते हुए नजर आते थे। सदन के अंदर तो किरण रिजिजू ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की बजाय अगर प्रियंका गांधी को एलओपी बना दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम पूरा का पूरा, चाहे वो नेता हो, चाहे उनके सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे ट्रोल आर्मी हो, वो इस बात को साबित करने की कोशिश में जुटी रहती है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा परिपक्व और ज्यादा समझदार नेता है। लेकिन माहौल ऐसा बदला कि अब वही प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल रही है। असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। ये प्रियंका गांधी की भाषा नहीं है, ये राहुल गांधी की भाषा है। लेकिन प्रियंका गांधी की जुबान से भी अगर इस तरह की भाषा निकल रही है तो इसका मतलब राजनीति पूरी तरह से बदलने का संकेत देते हुए नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में टोका टाकी पर बरसते हुए कह पड़े कि भैया विपक्ष के नेता, हमने तो अपना प्रतिनिधि भेजा था सर्वदलीय बैठक में, आपके प्रधानमंत्री कहां गायब थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए। तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के शब्दों में तल्खिया नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का एक तरह से सदन के अंदर चिल्लाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना, यह बता रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अब अपनी लड़ाई को एक नए मुकाम तक पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री के करीबी मित्र गौतम अडानी के खिलाफ जिस तरह से वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया है, जो आज से कुछ महीनों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था कि प्रधानमंत्री के करीबी मित्र के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इस बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे से जुड़ी शर्तें, एमएलसी वाला इस्तीफा नहीं, फाइनल इस्तीफा यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, और आंध्र प्रदेश की बदलती हुई राजनीति को लेकर भी कई नई तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को पुराने राजनीतिक दौर की याद दिलाते हुए कहा कि आपने तो नेताजी के साथ यानी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, हम फिर से साथ आ सकते हैं। तमाम लोगों को, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को एक बार फिर से साथ आना चाहिए, मिलकर सरकार बनाना चाहिए। लेकिन इस ऊहापोह की स्थिति में अब अखिलेश यादव के चचेरे भाई समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो बाकायदा लोकसभा में सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दिया इंडिया गठबंधन में आने का। और आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। जी हां, वही साइकिल जो समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है। तो धर्मेंद्र यादव ने, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान उन्होंने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के भाषण का जिक्र करते हुए आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को चेतावनी दी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया एकनाथ शिंदे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो नीतीश कुमार के साथ किया, वो आपके मुख्यमंत्री के साथ भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप फैसला कर लीजिए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के साथ जो भी गया उसका घाटा ही हुआ। एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना शिवसेना शिंदे के सांसद, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जो सदन में मौजूद थे, उनकी तरफ इशारा करते उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे साहब भी यहां बैठे हुए हैं, आंध्र प्रदेश वालों सतर्क रहना। और उन्होंने सीधे कहा कि भाजपा के झांसे में मत आना। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि अगर मैं एनडीए गठबंधन की बात करूं तो 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो है, सदन में भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की जो पार्टी है वो 16 सांसदों के साथ तेलुगु देशम पार्टी है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के मजबूत स्तंभ और पाए चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को विपक्षी इंडिया गठबंधन में उन्होंने आने का एक तरह से न्योता दिया, ये संबोधित करते हुए कि साइकिल वालों समझ जाओ,
संभल जाओ और हमारी तरफ आ जाओ। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इस तरह का इशारा, इस तरह के भाव व्यक्त करते हुए नजर आए, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। तो इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर गौर करें और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में घमासान तीव्र गति से हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर तल्ख और तीखी टिप्पणियां करने के मामले में तमाम मर्यादाओं को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि भारत की राजनीति की लड़ाई, भारत के राजनीतिक दलों में लड़ाई, भारत के दो बड़े राजनीतिक दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी और भारत के 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन एक दूसरे से 2-2 हाथ करने को तैयार है। क्या ये सरकार गिराने की बड़ी तैयारी है? क्या ये इस अभियान के जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की बड़ी तैयारी है? और अगर है तो क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबु नायडू और एकनाथ शिंदे इस तैयारी में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, या राहुल गांधी पहले की तरह ही जितने उन्होंने चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, चाहे वो ओम बिरला को हटाने वाली बात हो, चाहे इस तरह के जितने प्रस्ताव वो सरकार के खिलाफ लाए, वो लगातार मात खाते रहे, लगातार वो हारते रहे। तो इस बार भी क्या राहुल गांधी हार जाएंगे? इस बार भी अखिलेश यादव परास्त हो जाएंगे? या इस बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंग रह जाएंगे? क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भारत की राजनीति और उद्योग जगत में एक के बाद एक इतनी तेजी से घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं? आपका क्या मानना है? जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।